अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो वीजा के मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका वीजा कैसे लगा और क्या प्रोसेस होता है। तो मेरे पास अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है और जो मेरा वीजा का प्रोसेस था वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। और स्पॉन्सर वीजा क्या होता है और किस तरह वीजा आप लगवा सकते हैं, किसके थ्रू लगवा सकते हैं, वो सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं कोई वो डिटेल नहीं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल मतलब कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा सिर्फ मैं वही शेयर करूंगी। तो इसलिए जो कमेंट सेक्शन में आके लोग मतलब ज़्यादा जानते हैं इस मुतालिक वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में मिसिंग कर दी हूँ काइंडली वो लोग भी नीचे आके अपना जो उस बारे में डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा मैं सारा वो शेयर करूंगी। तो अभी जो रात के तकरीबन 1-2 बजे के करीब हमारा जो मेरे हस्बैंड का अकाउंट था वो अभी ओपन नहीं हुआ था। तो इस वजह से हम यहाँ आए थे थोड़ा सा दूर चल के। इस मशीन से हम अपने जो एजेंट है जिस बंदे के थ्रू हमने अपना वीज़ा प्रोसेस किया था उसको पैसे भेजने थे, इसलिए हम आधी रात को यहाँ चल के हमें आना पड़ा। खैर बस ये छोटी छोटी जो मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, बल्कि दुबई के अंदर आके चलते ही रहते हैं। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ डिटेल से कि आपको वीज़ा लगाने के लिए किन किन चीज़ों की फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट होती है, कि क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जिनके थ्रू आपका वीज़ा लग सकता है। तो सबसे पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो दुबई का रूल ये है कि जिस बंदे की मतलब कि जो बंदा यहाँ काम कर रहा है दुबई के अंदर, तो उसकी जो सैलरी है तकरीबन वो 3000 या 4000 दिरहम होनी चाहिए, फिर वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है दुबई के अंदर। और अभी मैं सिर्फ जो बातें करने वाली हूँ वो स्पॉन्सर वीज़ा की बातें करूंगी कि किस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया यहाँ पर। तो अगर मैं जॉब कर रही होती या डायरेक्ट मैं किसी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आई होती तो मुझे अपने हस्बैंड के स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। मुझे वो कंपनी खुद ही वीज़ा भी दे देती और एकोमोडेशन और जो भी सब मसले मसाइल, मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ वो ही दे देती। लेकिन अभी जो मैं जॉब वगैरह नहीं कर रही जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया यहाँ पर। तो अगर आप कोई औरत यहाँ पर मतलब काम कर रही है तो वो अपनी मदर वगैरह को स्पॉन्सर कर सकती है। तो अभी मैं वीज़ा स्पॉन्सर करने का प्रोसेस आपको शेयर करूंगी। तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ आपको रिक्वायर होगी वो मेरे हस्बैंड ने जैसे मुझे स्पॉन्सर किया तो उनका एमिरेट्स आईडी सबसे पहले रिक्वायर था। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी, उनके वीज़ा की कॉपी चाहिए थी, और जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कि जो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट होता है उनका वो चाहिए। और हम दोनों का जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो अटेस्टेड हुआ होना चाहिए कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ से भी और यूएई से भी, वो चीज़ें चाहिए। और उसके अलावा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मतलब कि आप जिस घर में रह रहे हो वो आपके नाम पे है सालाना, जैसे ईयरली आप अगर आपने घर लिया हुआ है वो जो इजारी मतलब जो बिल आता है दीवा वगैरह का वो आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे हस्बैंड की चाहिए थी। और उसके अलावा मेरे पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी और जिस कंट्री से मैं आई हूँ वहाँ का मेरा CNIC चाहिए था। और उसके अलावा मेरी एक पिक्चर चाहिए थी वाइट बैकग्राउंड वाली। ये चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर होती हैं आपको कहीं भी अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना है स्पॉन्सर करने के लिए, तो ये चीज़ आपको रिक्वायर होंगी। उसके बाद जो प्रोसेस चलता रहा स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे शेयर करूंगी कि सबसे पहले जो है हमें असल में ये जिस बंदे ने मेरा वीज़ा लगवाया था वो हमें पाकिस्तान इन दुबई के नाम से एक पेज है फेसबुक पे, वहाँ से वो बंदा हमें मिला था। और वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे शायद अमर सेंटर के अंदर काम करता है और वो कोई एजेंट नहीं है। मतलब अगर आप एजेंट के थ्रू जाओगे वीज़ा प्रोसेस करने के लिए तो वो अपने पैसे अलग लेगा और फिर आगे जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो अलग आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस बंदे ने मेरा वीज़ा लगवाया, हमें कोई एक्स्ट्रा फीसेस नहीं पे करनी पड़ी और उसने हर स्टेप के साथ हमें बताया और साथ स्लिप भी दी कि ये पैसे आपके लगे हैं और ये आप उनको डायरेक्ट सेंड कर दे मुझे सेंड करने की बजाय। मतलब गवर्नमेंट की फ़ीस आप डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एजेंट को ना भेजें। तो सबसे पहले जो हमने उसको पैसे दिए थे जिस चीज़ के वो हमने उसको दिए थे तकरीबन 1700 दिरहम दिए थे, जिसमें उसने सबसे पहले फ़ाइल ओपन की थी मेरी के वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और उसके अंदर एंट्री परमिट था मेरा, मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने सबसे पहली पेमेंट उसको 1700 दिरहम दी थी। 19 दिसंबर को सबसे पहली पेमेंट हमने उसको की थी। और क्योंकि मैं 2 महीने के विजिट वीज़ा पे यहाँ आई हुई थी तो जो दिसंबर का लास्ट डे था उस वक्त मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाना था। तो सब लोगों ने हमें बहुत डराया कि इतने दिन के अंदर तो तुम्हारा वीज़ा जो है वो नहीं लग सकेगा। तो खैर उस बंदे की बहुत मेहरबानी और अल्लाह का करम हुआ ऐसा कि कुछ ही दिनों के अंदर उसने सारा काम जो प्रोसेस कर दिया था। सबसे पहली पेमेंट हमने उसको 19 दिसंबर को की जिसमें उसने मेरी फ़ाइल ओपन कर दी
थी। 2-3 दिन के बाद उसने मैं मैसेज किया कि आपकी फाइल वगैरह ओपन हो चुकी है और मैं अप्लाई कर चुका हूँ आपका वीज़ा। के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जिस बंदे या बंदी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आया वो यूएई में मौजूद है या वो अपनी कंट्री में मौजूद है, तो उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं अगर आप यूएई में मौजूद हो, और अगर आप अपनी कंट्री में मौजूद हो तो उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं। जो यूएई में मौजूद है उनको इनसाइड वीज़ा कहा जाता है और उसकी थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा ली जाती है, तो उसके लिए हमने उसको 600 जो दिरहम है वो पेमेंट की थी। अगर मैं पाकिस्तान होती तो हमें 400 पे करने पड़ते। खैर ये सेकंड स्टेप था। और उसके बाद जो है उसने 26 दिसंबर को मुझे एक फॉर्म भेज दिया था जिसके अंदर जो मेरा वीज़ा का स्टेटस है वो विजिटर से रेजिडेंस में चेंज हो चुका था, जिसका मतलब था कि अगर मेरा विजिट वीज़ा ख़त्म भी हो जाता तो मुझे कोई खतरा नहीं था। और 26 दिसंबर को उसने मुझे एक नेक्स्ट थर्ड स्टेप था जिसमें मुझे अपना मेडिकल टेस्ट करवाना था, जिसके लिए उसने 26 दिसंबर को मुझे एक फॉर्म भेजा और मुझे एक जगह बताई जहाँ पे जाके मुझे अपना जो है वो मेडिकल टेस्ट करवाना था। उस मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, मतलब कि आप फिट हो, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद जो एक्सरे किया जाता है, तो उसका जो रिजल्ट्स थे वो तकरीबन 24 घंटे के बाद मुझे रिसीव हो चुके थे। और वो तकरीबन 28 दिसंबर उसको पहले मिल गए थे उस बंदे को, और उसने फिर हमें 28 दिसंबर को सेंड कर दिया था। और उसमें माशाल्लाह कोई बीमारी नहीं थी आपकी बहन को, और फिट था वो। और मेडिकल टेस्ट के लिए जो हमने उसको फीस पे की थी वो 342 दिरहम थी। और उसके बाद चौथा स्टेप था जिसमें मेरी एमिरेट्स आईडी वो अप्लाई करेगा बंदा, और उसके अलावा जो मेरे वीज़ा पे स्टैंप लगनी है उसकी पेमेंट करेगा। तो उसके लिए एमिरेट्स आईडी की रजिस्ट्रेशन के लिए उसने फ़ीस हमसे ली थी तकरीबन 385 दिरहम, और उसके बाद स्टैंपिंग के लिए हमसे पैसे लिए थे उसने 510 दिरहम। तो ये पेमेंट हम उसे तकरीबन कर चुके थे टोटल पेमेंट अभी तक की। उसके अंदर वो उसने मेरी एमिरेट्स आईडी अप्लाई कर दी थी और उसने हमें कुछ टाइम दिया था कि तकरीबन 1 से 2 वीक लगेंगे आपसे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा आपको जाना पड़ेगा एक जगह पर जहां पर आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी अपनी एमिरेट्स आईडी लेने के लिए। मतलब जैसे कि हम पाकिस्तान में अपनी CNIC लेते हैं तो उसके लिए हमें बायोमेट्रिक्स वगैरह करवानी पड़ती है नादरा से, तो इस तरह उसने हमें एक और अलग से फॉर्म दिया एमिरेट्स आईडी की रजिस्ट्रेशन का, जिसके लिए मुझे एक जगह बताई उसने। और यहाँ हम जो हैं वो सुबह सुबह जा रहे हैं। ये जो सारी वीडियो लंबी सी बनी हुई है वो एक दिन की नहीं है, वो अलग अलग दिन की मतलब जितने जितने दिन के बाद मैं जाती रही हूँ उतने दिन की ये सारा प्रोसेस चलता रहा है वीडियो के अंदर। तो अभी जो लास्ट जो हमारा स्टेप था बायोमेट्रिक का था, और ये तकरीबन मुझे नादा 2 के अंदर उसने भेजा था। और जो बायोमेट्रिक के लिए भी मुझे इतना दूर जाना पड़ा और मेडिकल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ा। खैर जी कुल मिला के बात की है कि 19 दिसंबर को हमने इसको फर्स्ट पेमेंट की थी, और उसके बाद 26 दिसंबर को मैं अपने मेडिकल के लिए गई थी। उसमें मेरा जो वीज़ा का स्टेटस है वो चेंज हो चुका था। उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ 26 तारीख को, और 28 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया। और उसके बाद हमने अगले स्टेप के लिए एमिरेट्स आईडी और स्टैंपिंग के लिए उसको 29 को पेमेंट की, और फिर उसके बाद हमें वेट करना पड़ा तकरीबन 2 हफ्तों का। और अभी जो ये हम जा रहे थे अपना बायोमेट्रिक करवाने के लिए तकरीबन 10 जनवरी की बात है, और 10 जनवरी को सुबह 10 बजे हम नादा अल नादा वाले सेंटर में गए थे, वहाँ बायोमेट्रिक करवाई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया सारा प्रोसेस। मतलब जितना लोगों ने डराया था उससे ज़्यादा कम टाइम के अंदर और बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस जो है वो हो गया। उस बंदे ने कोई भी बेईमानी और कोई भी चीज़ नहीं हमसे छुपाई, उसने एक एक चीज़ हमारे सामने मतलब रखी भी, और हमें बाकायदा स्लिप भी भेजी कि ये पेमेंट मैं आप ही की है जो आपने मुझे भेजी है, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी आकर यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो छुपी हुई बात नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत जो गुस्सा आया असल में पूरे प्रोसेस के अंदर, वो हमें जो मेडिकल के लिए और बायोमेट्रिक के लिए इतना दूर जाना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते हो। अल नादा तकरीबन हमसे शारजा का और दुबई का बॉर्डर है, वो वहाँ जाके मुझे अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ी। और जो मुझे मेडिकल के लिए वो अल राशिया सेंटर में जाना पड़ा, वो बिल्कुल नई जगह थी हमारे लिए, और काफ़ी ज़्यादा फासला था। तो वहाँ जा के जो ये काम करवाने पड़े, 5 से 10 मिनट का काम नहीं था जिसके लिए इतनी ज़्यादा दूर जाना पड़ा। खैर अल्लाह करके ये सारा प्रोसेस हो गया था, और अभी हम जो हैं वो इस इलाके में जा रहे थे जहाँ पे मेरी बायोमेट्रिक होनी है। ये तकरीबन जो है ना काफ़ी फासले पे था, लेकिन अच्छा है जो हमने इसके ज़रिए जो बहुत सारी जगहें भी देख ली जो हम शायद वैसे ना जाके घूमते। तो यहाँ पे हम अल नादा सेंटर आ चुके थे जहाँ मेरे हस्बैंड की बायोमेट्रिक हुई थी। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, शायद मैंने पिछली वीडियोज़ में जो है वो शेयर की थी उनकी वीडियो,
उनकी बायोमेट्रिक की वीडियोस। तो अभी जहाँ मैं आई थी यहाँ पर तो तौबा लाइनें लगी हुई थी, इतना ज़्यादा रश था। लेकिन जो है लोगों के पास चीज़ें कम थी, तो साथ जो फोटो कॉपी की शॉप भी थी तो वो वहाँ से करवा रहे थे। तो शुक्र है मेरी बारी जो है वो जल्दी आ गई थी, और फिर बस जाके वो एक एक जो कहते हैं ना हाथ का एक एक पोर की उन्होंने मेरी वो पूरी जो है वो छानबीन की, जैसे वो करते हैं बायोमेट्रिक के लिए। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस भी सारा गुजर गया। अब ये सारे स्टेप्स के अंदर से अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो प्रोसेस मैंने भी शेयर किया है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और डिटेल भी पता है तो काइंडली लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, इससे दूसरे लोगों का भला लाजमी हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे डिटेल और मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सिर्फ वही आपसे शेयर किया है। मैं जानती हूँ कि इसके अलावा लोगों को और बहुत कुछ पता होगा कि बच्चों की वीज़ा कैसे स्पॉन्सर करते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या आपको अपनी मदर्स के फादर को स्पॉन्सर करना है तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आई नो बहुत सारे लोगों को जानना है। तो आपके पास जिसके पास जो भी एक्सपीरियंस या जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के मुतालिक वीडियो बनाऊँ, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकी कहीं से भी तो आप लोगों से भी लाजमी शेयर करूँगी। खैर ये सारा प्रोसेस था जो कि तकरीबन हमें पड़ा ओनली सिर्फ जो मेरा वीज़ा स्पॉन्सर हुआ था उसके जो हमें पैसे पड़े थे वो तकरीबन 3300 दिरहम थे। और इसके अलावा जो अभी मेरी मेडिकल इंश्योरेंस है वो इसके अंदर हमने नहीं करवाई। पहले हम परेशान थे कि शायद हमें वीज़ा के साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी, तो फिर हमें किसी ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि उसको आपको साथ ही करवाना है, उसको आप 1-2 महीने के बाद भी करवा सकते हो जब आप पैसे अरेंज कर लो। क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट निकालना, जाहिर है आप फ़ौरन दुबई में आए हो तो इतना ज़्यादा पैसा अरेंज नहीं कर सकते हो। तो खैर हम जल्द से जल्द जो है वो मेडिकल भी अपना जो मेरा है वो इंश्योरेंस करवा लेंगे। मेरे हस्बैंड का मेडिकल इंश्योरेंस तो उनके ऑफिस वालों की तरफ से है, लेकिन मेरी नहीं है, तो वो हमें करवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल है वो बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। मैं कहूँ ना कि मैं शायद वैसे ही बात कर रही हूँ, तो आप लोग कभी किसी फार्मेसी पे जाके या किसी डॉक्टर को विजिट करके देख लीजिएगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा महंगा है यहाँ पर मेडिकल। तो इसीलिए जो पाकिस्तानी है वो अपनी जो भी कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई पाकिस्तानियों के अलावा जो भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई भी और मसला हो, आपको ऑपरेट करवाना हो, कोई भी सर्जरी करवानी हो तो आप पाकिस्तान से जाके करवाएं तो बहुत बेहतर है। या अगर आप को डिलीवर करना है बच्चा, मतलब जो प्रेग्नेंट खवातीन है तो वो भी पाकिस्तान जाके करवाएं, क्योंकि दुबई वाले जो हैं वो आपको नेशनलिटी तो देते नहीं है, तो इसका फ़ायदा क्या यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि वो अपने मुल्क में जाके ये सब कुछ करवाएं। और उसके अलावा भी अगर आपको डिलीवरी के वक्त किसी को पाकिस्तान से बुलवाना पड़े, जितना पैसा आपने इन चीज़ों पर लगाना है, तो उससे बेहतर है कि वहीं अपना जो है ये सारा प्रोसेस पाकिस्तान में ही करवाएं। और यहाँ पर जो है वो मेरी एमिरेट्स आईडी हम तकरीबन 13 जनवरी को रिसीव कर चुके थे, और अभी उसको ओपन करके देख रहे थे मेरे हस्बैंड, और ये सुबह सुबह ही तकरीबन मुझे रिसीव हो गई थी। अब इस एमिरेट्स आईडी की वजह से मेरे बहुत कुछ रुका हुआ था। जो मेरी सिम थी वो तकरीबन 90 डेज़ के लिए वैलिड थी यहाँ पर, क्योंकि मैं विजिट वीज़ा पे थी, तो अभी मुझे उसको भी चेंज करवाना था विजिट वीज़ा से जो रेजिडेंस सिम के अंदर, तो उसके लिए मैं रुकी हुई थी। सिर्फ इस एमिरेट्स आईडी की वजह से सारा प्रोसेस रुका हुआ है। मतलब आपकी एमिरेट्स आईडी आपके पास नहीं है तो आप दुबई के अंदर ऐसे ही हो जैसे बस सिंपल घूम रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस था। खैर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी बनता है यार, प्लीज़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।